गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का 10th क्लास के मैथ्स का 8th चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री था बच्चे वो कंप्लीट हो चुका था। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर जो कि है आपका क्या बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी चैप्टर को आप लोग एक नाम से और जानते हैं और वो नाम क्या है बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस। आप इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को। आपकी क्लास के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे आप लोग इस चैप्टर को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से हम इस चैप्टर को जानते हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे, हायर का मतलब बहुत हायर के अंदर नहीं, आप 11th क्लास के अंदर भी जाओगे तब भी ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है, सर ये चैप्टर कौन सा है हमारा, ये मैथ्स का एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ दिस गिवन टावर। बच्चे आप लोग अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए जो आपको यहाँ पर टावर दिख रहा है, आप इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी से, बोलिए बच्चे। माइक ओपन कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि अगर हम लोग इस टावर की हाइट निकालें। क्या चीज सर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा देखिए है। बच्चे, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, बट ट्रिग्नोमेट्री में हमने हाइट निकालना तो नहीं सीखा था। देखिए अगर आपको इस टावर की हाइट निकालनी है तो आपके मन में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी कि सर एक काम करते हैं, किसी बंदे को भेज देंगे, मतलब किसी को भेज देंगे कि वो टावर के ऊपर जाए और वहां से एक रस्सी नीचे लटका दे, और सर जो वो रस्सी नीचे आके टच करेगी हम उस रस्सी की लंबाई को नाप लेंगे, तो सर टावर की हाइट पता लग जाएगी। लेकिन पर आप हमें बताइए क्या यहाँ तक कोई पहुंच सकता है टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, नहीं पहुंच सकता। यानी कि आपको इस जैसे कुतुब मीनार है, अभी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, कैसे निकालोगे। बच्चे मान लीजिए हमारे पास कुतुब मीनार की हाइट हमसे पूछी जाए कि कुतुब मीनार है, बच्चे बताइए इस कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालेंगे। तो क्या आप ये करोगे कि आप कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ोगे और कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने के बाद आप वहां से एक रस्सी नीचे की तरफ लटकाओगे और उस रस्सी की लंबाई नाप लोगे और कह दोगे कि सर ये हमारी कुतुब मीनार की लंबाई होगी, नहीं। यानी कि अब हम लोगों को करना क्या होगा कि सर ऐसे तो करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कुतुब मीनार के बिल्कुल चोटी तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर बिल्कुल चोटी तक नहीं पहुंच सकते, बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि बताइए ये एक पेड़ है, आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस पेड़ की लंबाई कितनी है। बच्चे अगर ये पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई कितनी है, आप पेड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट तक तो नहीं पहुंच सकते। जब आप पेड़ के टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते तो आप उसकी एक्यूरेट एग्जैक्ट लंबाई भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो इन सब चीजों की लंबाई, भाई मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा होकर के पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस पतंग की ऊंचाई बता सकते हैं कि पतंग ये बंदा उड़ा रहा है, लड़के जो पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ा रहा है, क्या आप ये जो पतंग उड़ा रहा है लड़का, मतलब जो बच्चे पतंग उड़ा रहा है, आप क्या इस पतंग की ऊंचाई बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, आप नहीं बता पाओगे कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है तो कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रही है ग्राउंड से, आप नहीं बता पाओगे सर कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इन सब चीजों की ऊंचाई, सिर्फ ऊंचाई नहीं गहराई को पता करने के लिए भी, मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के अंदर पनडुब्बी चलती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग सबमेराइन बोलते हैं। बच्चे आप सबमेराइन कितनी गहराई पे चल रही है आप लोग कैसे पता लगाओगे, नहीं पता लगा सकते। तो इन सब चीजों की हाइट को निकालने के लिए या फिर डिस्टेंस को निकालने के लिए या फिर डेप्थ को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करेंगे और हाइट, डिस्टेंस और डेप्थ को हम लोग निकाल पाएंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को। हाँ बच्चे, लेवल 1 की ही क्लासेस है ये। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए बच्चे, इन दिस चैप्टर वी लर्न टू कैलकुलेट द हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स।
अब इसके अंदर आप लोग एक वर्ड देख रहे हो सर, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? आपको एक प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए बच्चे। किस चीज की प्रीवियस नॉलेज? आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रीवियस नॉलेज में हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे? हमें ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने टी रेशियोस होते हैं। आपको अभी सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने टी रेशियोस पढ़े थे, ये सब टी रेशियोस होते हैं 6। कितने टी रेशियोस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? सर 6 टी रेशियोस होते हैं। साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 टी रेशियोस होते हैं। अब सर ये टी रेशियोस करते क्या है? यानी कि हमें 6 टी रेशियोस होते हैं और हमें ये बताया कि सर आपने पढ़ा होगा पी 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 अपॉन एच एच पी। यानी कि सर अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं तो सर उनमें से अगर हम लोग पहले की बात करें जो हमारा साइन थीटा होता है, बच्चे जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है हमारे पास में? पी अपॉन एच होता है। क्या होता है सर? पी अपॉन एच। सर दूसरा जो टी रेशियोस होता है हमारे पास में कोस थीटा होता है, और सर वो कितना होता है हमारे पास में? बी अपॉन एच होता है। कितना होता है? बी अपॉन एच। और जो सर तीसरा होता है हमारे पास में टेन थीटा, वो कितना होता है सर? वो हमारे पास में पी अपॉन बी होता है। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, ये आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा है। तो इसके आगे बोलिए बच्चे, क्या बोल रहे हो? अभी सभी के माइक्रोफोन्स यानी कि माइक बंद कर दिए गए, आप लोग माइक ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको जो भी कुछ कहना होगा चैट सेक्शन के अंदर बोलना होगा। देखिए, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं सर। 6 में से 3 तो आप लोगों के सामने लिख दिए गए हैं। आपको ऐसे याद रखना है, साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। सर 3 तो ये है, चौथा कौन सा होता है सर हमारे पास में? सर चौथा होता है कोट थीटा। और बच्चे वो कितना होता है? पी अपॉन बी होता है। कितना होता है? सॉरी, बी अपॉन पी होता है। सर पांचवा होता है हमारे पास में सेक थीटा, और सर वो कितना होता है? एच अपॉन बी होता है। और सर छठा हमारे पास में होता है कोसेक थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर एच अपॉन पी होता है। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टी रेशियोस। कितने होते हैं सर? ये गिनती में 6 होते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज और होनी चाहिए। किस चीज की एडिशनल नॉलेज हमें होनी चाहिए कि सर अगर हम लोग बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, इसकी बात करें कि सर अगर हम लोग बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सभी को अच्छे से दिख रहा होगा कि सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर मान लीजिए ये हमारे पास में पी है, ये हमारे पास में क्यू है, ये हमारे पास में आर है। ये 90 डिग्री है बच्चे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है, ये हाइपोटेन्यूस है। यानी कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स होती है और ये क्या कहलाती है? हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और सर हाइपोटेन्यूस के अलावा इसके अंदर 2 साइड्स और है। सर हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गई है, कौन सी? पी आर। सर ये पी आर तो फिक्स हो गई है कि सर ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ठीक है, पर सर ये पी क्यू अगर देखा जाए कि बच्चे ये जो हमारे पास में पी क्यू है और ये जो हमारे पास में क्यू आर है, ये क्या कहलाएगी? तो बच्चे ये दोनों कहलाएगी कि इनमें से एक साइड तो कहलाएगी हमारी बेस और एक साइड कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। अब ये बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। बेस और परपेंडिकुलर बच्चे डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। मान लीजिए आप इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल आर की। बच्चे एंगल आर के लिए आप लोग जानते हैं कि सर एंगल आर के सामने वाली साइड जो कि पी क्यू है, सर वो तो बन जाएगी परपेंडिकुलर। और एंगल आर को बनाने वाली साइड जो कि क्यू आर है, सर वो बन जाएगी बेस। सर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एंगल पी की, तो सर अगर एंगल पी की बात करेंगे, एंगल पी के लिए बच्चे इसके सामने वाली साइड क्यू आर तो बन जाएगी परपेंडिकुलर। यानी कि जो क्यू आर है सर वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। और इस एंगल पी को बनाने वाली साइड जो हमारे पास में पी क्यू है, सर ये हमारे पास में बेस बन जाएगी। यहां तक बताइए चैट सेक्शन के अंदर, क्या इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, क्या इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलिए बच्चे, यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को?
ठीक है बच्चे, यहां तक अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें एक चीज और याद रखनी है कि सर ये तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। सर मान लीजिए हमारे पास में ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, आपको ये चीज और याद रखनी है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चे? हम लोग साइड निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हमें दो साइड्स गिवन है, हमें दो साइड्स गिवन है, तो बच्चे हम लोग क्या कर लेंगे? अगर दो साइड्स गिवन है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेंगे, तीसरी साइड को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, एक तो हमें इतना पता होना चाहिए, बाकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। ये आप सभी को याद होगा। कैसे याद होगा? कि सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, सर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है बच्चे वो ये है कि जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है। अभी याद कर लीजिए कि सर जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है, सर tan 45 1 होता है, और tan 60 √3 होता है। ये वैल्यूज आप लोगों को अभी के अभी याद कर लेनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चे, ये वही क्लास है जिसके अंदर सविता मैम पढ़ाती थी, लेकिन पर फिलहाल सविता मैम अभी नहीं पढ़ा पाएंगी। तो सविता मैम की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैम अभी 1-1.5 महीने के लिए क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए बच्चे, ये टेबल हमें याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होगा। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो हमारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से, वो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। बच्चे इसके अंदर 2-3 चीजें बेसिक है, बेसिक लाइन, जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास में। क्या वर्ड है बच्चे हमारे पास में? लाइन ऑफ साइट। एक तो वर्ड आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ साइट, एक आपको वर्ड दिख रहा होगा हॉरिजेंटल लाइन, और आपको एक वर्ड दिख रहा होगा हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? इन तीनों को हम लोग एक साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में एक ग्राउंड है। ये क्या बच्चे? एक ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब ये समतल, मतलब आप समझ जाइए कि सर ये वो जगह है जिसकी, मान लीजिए ग्राउंड है, यानी कि जमीन है जो लेवल है जिस पर हम लोग खड़े होते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारे पास में। अब इस ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए बच्चे एक हमारे पास में टावर खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? टावर, ये रहा। ठीक है, ये एक ग्राउंड है और इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है? एक टावर खड़ा हुआ है। ये रहा टावर, आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से कि हाँ सर टावर हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस टावर को एक बच्चा नीचे से खड़ा होकर देख रहा है कि सर ये टावर कितना ऊंचाई तक है। ध्यान से देखना, देखिए एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा है इस टावर को। तो जब ये यहाँ पर इसको खड़ा होकर देख रहा होगा, बच्चे वो कैसे देखेगा? इसके टॉप ऑफ द टावर को कैसे देखेगा बच्चे? वो टॉप ऑफ द टावर को कुछ इस तरीके से देख रहा होगा। ध्यान से देखना कि सर वो यहाँ से यहाँ की तरफ जब देख रहा होगा टॉप ऑफ द टावर को, जब ये टॉप ऑफ द टावर को देख रहा होगा, एक सेकंड बस ध्यान से देखना आप लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इस लाइन को भी थोड़ा सही कर लेते हैं। ये रही। देखिए ये रही, एक लाइन बना लेते हैं फिर से। ये रही, ये यहाँ से टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, ये रहा। तो बच्चे इसके अंदर 2-3 चीजें होंगी। ये तो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगा सर? ये जो देख रहा है ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई। बच्चे इसके अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, यहां से यहां तक हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है,
ये क्या होगी हमारे पास में सर, ये एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपने लिख दिया इसको सर, ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और बच्चे इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा हमारे पास में, क्योंकि इस एंगल को देखने के लिए आपको अपना सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही देखें नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही देखें, ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि सर मान लीजिए हमारे पास में सेम सिचुएशन है, ये रही कि हमारे पास में एक और टावर है, ठीक है। हमारे पास में क्या है बच्चे, एक और टावर है, ये रहा, ठीक है। लेकिन पर इस बार क्या है कि आप यहां से नहीं देख रहे, आप इस बार ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, कि आप यहां पर हो टॉप ऑफ द टावर पर, और आप टॉप ऑफ द टावर से नीचे की तरफ देख रहे हो। कहां देख रहे हो, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपके पास में एक तो लाइन ऑफ साइट बनेगी कि सर ये रही मेरे पास में लाइन ऑफ साइट, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, सर ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चे, ये रही लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को कि सर दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और सर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन सर जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और जब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये रहा, मान लेते हैं कि ये आपका घर है, ठीक है। ये आपका घर है, बना देते हैं किधर, ठीक है। और आप जो है यहाँ पर, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका घर है और मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड, ये ग्राउंड है बच्चे। इसके ऊपर आपने यहाँ पर एक पेड़ बना रखा है, ये रहा, ठीक है। ये एक पेड़ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर से, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो पेड़ के टॉप पर, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो पेड़ के टॉप पर, तो ये जो एंगल बनेगा किसके बीच में बनेगा, यानी कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा, आपने कहा सर एक तो लाइन ऑफ साइट बन गई, सर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अपने आप बन जाएगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा कहलाएगा, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, ये एंगल कैसा कहलाएगा, कि आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, ये क्या कहलाएगा सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए ऐसा होता कि आप यहां पर होते ग्राउंड पर, कहां पर होते, आप मान लीजिए यहां होते ग्राउंड पर, और आप पेड़ के टॉप पर देख रहे होते, कहां देख रहे होते, आप पेड़ के टॉप पर देख रहे होते, तो बच्चे ये एंगल कौन सा बनेगा, यानी कि सर यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट रही होगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल सर नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सब दो टाइप के एंगल होते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में तब बनता है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा कि द एंगल formed between the line of sight and the horizontal line is called the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the student। यानी कि जब स्टूडेंट नीचे से ऊपर की तरफ देखता है टॉप ऑफ द टावर की तरफ, तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। सर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास में, और जो हमारे पास में लाइन ऑफ साइट होती है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है सर वो क्या कहलाता है हमारे पास में, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई सभी को, बताइए चैट सेक्शन के अंदर एक बार जल्दी से देखिए। यानी कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि सर ये रहा कि व्हेन वी राइज आवर हेड टू सी एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ करते हैं,
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर राइज करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और अगर व्हेन वी हैव टू टिल्ट आवर हेड डाउन टू सी एन ऑब्जेक्ट, कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना हेड नीचे की तरफ करना पड़ता है, तो बच्चे वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन के तैयार होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अभी हम आपको माइक ओपन कर दे रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप माइक ओपन करके पूछ सके। माइक बस इसलिए बंद किए थे क्योंकि कुछ बच्चे माइक ओपन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए सर, इतना क्लियर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब देखिए आगे हमारे पास में एक क्वेश्चन है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास में, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या है बच्चे। क्वेश्चन ये है, सीमा वाज लुकिंग डाउन एट अ बिग स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ हर हाउस। अपने घर की छत से सीमा नीचे की तरफ एक स्टोन को देख रही थी। इस स्टेटमेंट को पढ़कर बताइए कि ये एंगल कैसा बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ साइड बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे वोट करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं और 23 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। सिर्फ 9 ही बच्चों का आंसर आया अभी तक। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान सवाल है। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं। 23 में से 12 बच्चों का आंसर आया है, 12 ही बच्चे बाकी हैं, यानी कि 11 बच्चे बाकी हैं। यानी कि 50-50% बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ अभी तक। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन सभी का बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब देखिए हम आपको एक बार पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है देखिए, सभी बच्चे सामने पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे आप चैट सेक्शन में अगर लिखकर भेजेंगे तो मान्य नहीं हो पाएगा अभी। देखिए पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे, पोल का रिजल्ट है 1, 11, 3, 1। 1, 11, 3, 1, ये आप लोगों ने आंसर किए थे। बच्चे आप खुद ही बताइए, अगर आप घर की छत से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, छत से अगर आप लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एंगल कैसा बन रहा है। कि सर हमें देखने के लिए अपना सर झुकाना पड़ रहा है। जब आपको देखने के लिए अपना सर झुकाना पड़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है सर वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और बच्चे, ठीक है बच्चे, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगर आप चैट सेक्शन पोल के अंदर वोट कर देते हैं तो चैट के अंदर आंसर करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, चलिए पूछा क्या गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि आप ये बताइए
रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। यानी कि मुकेश जो है वो ग्राउंड पर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द टावर और स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, और वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, टॉप ऑफ अ टावर की तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट ऑफ रमेश एंड द टॉप ऑफ द टावर। यानी कि आपको ये बताना है कि ये एंगल किस तरीके का बनेगा। चलिए 23 बच्चे क्लास के अंदर बने हुए हैं। अभी 23 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 24 बच्चे हो गए हैं क्लास के अंदर। प्रियंका ने ज्वाइन कर लिया है, प्रियंका कुमारी ने। तो अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हो गए। 24 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना सोचना नहीं है, बस समझना है और हमें अप्लाई करना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 11 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ 24 बच्चों में से। 50% बच्चों का भी आंसर नहीं आ रहा है। आप लोगों के पास पोल सेक्शन अगर नहीं आता तो आप लोग माइक ओपन करके बताइए कि पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अभी आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? 11-0-1-0। 11-0-1-0। आपसे कहा गया कि जब आप यहाँ पर रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये मान लेते हैं ग्राउंड है, और रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड यानी कि जो रमेश है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर क्या है? खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये रमेश है। अब यहां से आपको बताया गया है, ठीक है, ये रहा रमेश और ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। आपको बताया गया है, क्या चीज बताई गई है? आप लोगों को बताया गया है, ये रहा, इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, ये रहा टावर, और जो रमेश है वो टावर के टॉप को देख रहा है। जो रमेश है वो टॉप ऑफ द टावर को क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट बना देते हैं। ये रहा कि वो टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। ठीक है, चलिए ये रही लाइन ऑफ साइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, और ये आप लोगों को बता दिया गया था। अगर समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को याद ही कर लेना है। इस तरह जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए आप ऊपर होते हैं और आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, तो बच्चे हमेशा इस केस के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन भी पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन का मतलब ये है बच्चे, अगर आपसे एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि बताइए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको सॉल्व करके बताइए। अगर लिखा है 2x बराबर 8, तो बच्चे x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर लिखा है 2x बराबर 8, तो बच्चे ये बताइए जरा x की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से। 2x बराबर 8 है। बच्चे आप लोग बहुत, मतलब क्या ही बताएं, आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। ना आप लोग पोल के क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना ही आप इतने आसान क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि अगर 2x बराबर 8 है तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए अभी कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। सर अगर 2x बराबर 8 है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 8, और नीचे जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा 8/2, जिसको आप लोग 4 भी बोल सकते हैं। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के पास में ये है कि अगर लिखा हुआ होता 3x बराबर 8 है, बच्चे बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? अगर 3x बराबर 8 है, बच्चे बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, रोहित सैनी के नाम से बच्चे सबसे पहले एक्टिव है। ठीक है, इसी का हिमांशु। 3 ही बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। 24 में से 3 बच्चे, सिर्फ 24 में से 3 बच्चे एक्टिव है, बाकी कोई और आंसर नहीं भेज रहा है।
कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को बाद में पता लगेंगी कि जब बोर्ड के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आएगा कि जो बच्चे क्लास के अंदर एक्टिव थे, पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा नंबर लेकर आएंगे। यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 3, सर √2x बराबर 8 है। सर √2x बराबर 8 है। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी अगर √2x बराबर 8 है तो। बताइए x की वैल्यू क्या होगी। एट 4√2, ठीक है, 4√2। अब देखिए यहां से जब आप लोगों को निकालोगे तो आपने कहा सर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो सर x की वैल्यू आएगी 8/√2। देखिए यहां पर 2 था नीचे चल गया, 3 था नीचे चल गया, लेकिन पर √2 जैसे ही नीचे आएगा वहां पर आप लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन क्या होता है। बच्चे रेशनलाइजेशन होता है कि अगर नीचे रूट में नंबर आ जाए, जैसे लिखा है 8/√2, तो बच्चे आप उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे से रूट हटा देंगे। आपको ये चीज याद रखनी होगी। क्या चीज याद रखनी होगी कि बच्चे अगर आप √a की गुणा √a में करते हैं तो बच्चे आंसर आता है a। एग्जाम्पल, सर √3 की गुणा √3 में करोगे तो आंसर आएगा 3। इसी तरीके से √2 की गुणा √2 में करोगे तो सर नीचे आएगा 2, और ऊपर कितना आएगा सर 8 की गुणा √2 में करोगे तो 8√2। अब बच्चे आपने 2 से 8 को काट दिया, सर 2 से 8 को काटा 4 टाइम में, आंसर आ गया 4√2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हो सभी को? माइक ओपन करके बता सकते हैं कि हाँ सर क्लियर है, या फिर डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से माइक ओपन करके भी। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। कि आपसे पूछा गया कि 120/√3 की वैल्यू बताइए कितना है। बच्चे अगर नीचे √3 है तो आप ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे और जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। जब आप लोग ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेंगे तो आंसर बताइए जल्दी से कितना आएगा। सर बोलिए बच्चे आंसर 120√3 कितना? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया, सर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो सर नीचे 3 आ गया, और सर 120 की गुणा √3 में करेंगे तो 120√3 आ गया। लेकिन पर आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर नंबर कट रहा है, जैसे सर ये कट जा रहा है 3 से 40 टाइम में, 3 चौक 12 0, तो आंसर कितना आ गया 14। ठीक है बच्चे, अच्छा किसी का माइक ओपन है, इसी का के नाम से बच्चे बंद कीजिए। ठीक है 40√3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए नीचे अगर रूट में सिंपल नंबर आता है तो आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे कि आप लोगों ने अभी सीख लिया है, जो आप लोगों को अभी सिखाने की कोशिश की गई थी। अब मान लीजिए कि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर जिसके अंदर ये चीज ना लग करके कुछ अलग चीज लग रही हो। अलग चीज का मतलब क्या है? देखिए अलग चीज का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आप लोगों के सामने कि बताइए आप सॉल्व करके अगर नीचे लिखा हो 2/√3 - 1 कितना आएगा। 2/√3 - 1। तो बच्चे आपको हमेशा याद रखना है कि सर जो गुणा करेंगे हम लोग इसी से करेंगे √3 और 1, √3 और 1। पर नीचे अगर माइनस है बच्चे आपको यहाँ साइन चेंज करके प्लस लेना पड़ेगा। अगर नीचे प्लस होता, मान लीजिए लिखा होता 2/√3 + 1, बच्चे आप लोग गुणा करते किससे? सर आप लोग गुणा करते √3 - 1 से। पहले बताइए इतना क्लियर सभी को? सॉल्व करना तो अभी सीखेंगे, पहले ही बताइए इतना क्लियर। यस सर। ठीक है, हमें यहाँ पर याद क्या रखना है बच्चे? हमें याद यहाँ ये रखना है कि सर अगर नीचे माइनस का निशान है तो आप उसमें प्लस का निशान लेंगे ऊपर नीचे। अगर प्लस का निशान है तो बच्चे आप लोग माइनस का निशान लेंगे ऊपर नीचे, रेशनलाइजेशन करते वक्त। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूला है? देखिए अगर कहीं a - b की गुणा अगर a + b से हो रही है बच्चे आंसर आता है a² - b²। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि माइनस वाली चीज पहले लिखा हो,
ऐसा भी हो सकता है कहीं लिखा हो a प्लस बी और आप इसकी गुणा कर रहे हैं a माइनस बी से, तो भी आंसर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो आपको याद होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सर अगर लिखा है √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, यानी कि सर √3 माइनस 1 की गुणा √3 प्लस 1 में हो रही है। देखा जाए तो लिखा है सर a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपको a का मान पता लग गया √3 है और b का मान पता लग गया 1 है। तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि सर अगर हमसे पूछा जा रहा है √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, बच्चे आंसर आ जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोगों ने अभी याद किया था कि सर √a की गुणा अगर √a में करेंगे a आएगा, यानी कि सर √3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, सर √3 के स्क्वायर का मतलब हो गया √3 गुणा √3, और बच्चे जब √3 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया, यानी कि सर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और आंसर कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। बोलिए क्लियर, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा कि सर सारी चीजें तो एक ही फॉर्मूले ने घेर ली है। ये आपको चीजें समझाई जो गई हैं इनको हम थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग दूसरी चीजों को लिख सकें। इसको भी हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है समझाने के लिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और हमने इसको दूसरे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि दूसरी चीजें हैं, पर ये भी इम्पोर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मूले की, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास में ये हो गया। बच्चे दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता होनी चाहिए कि सर a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे तीसरा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए फिलहाल a माइनस बी का स्क्वायर पता होना चाहिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए सारे फॉर्मूले देख लिए सभी ने, ये वाला फॉर्मूला देख लिया है। देखिए आप अगर x की गुणा x में करते हो तो कितना आता है, x स्क्वायर आता है। ठीक है, बोलिए यही आता है ना, बोलिए जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताओगे, पूछे क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको √2 प्लस 1 की गुणा करनी है √2 प्लस 1 में, तो कैसे करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर देखिए ये जो भी नंबर है, मान लो ये x है तो सर ये भी x है, और x की गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर सर गुणा करने पे, √2 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब √2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि सर a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बच्चे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और बच्चे कितना आ गया, 2√2 आ गया, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में, सर ये हो गया 3 प्लस 2√2। बोलिए क्लियर, यहां तक बताइए क्लियर सभी को। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा। आप लोगों को अभी बताया गया था कि सर अगर लिखा है 50, क्या लिखा है बच्चे, 50 अपॉन √3 प्लस 1, तो बच्चे सॉल्व करने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। ठीक है, यस सर। अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब देखिए ऊपर कितना आएगा, सर ऊपर तो कुछ नहीं होगा, हम लोग 50 की गुणा इस पूरे नंबर में कर देंगे, यानी कि सर 50 की गुणा हम लोग कर देंगे √3 माइनस 1 में। लेकिन पर अगर नीचे देखा जाए तो सर ये लिखा है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था सर, अगर ऐसा आ जाए तो सर a स्क्वायर यानी कि सर √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सर 1 का स्क्वायर। बोलिए बच्चे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ऊपर तो ऐसे ही रहने दो 50 गुणा √3 माइनस 1। बच्चे 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी कि सर 50 √3 माइनस 1, और नीचे कितना आ गया, 2, और आपने 2 से 50 को काट दिया 25 टाइम पर, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 25
इंटू √3 - 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और चेंज है बच्चे। ऊपर लिखा है √5 + 2 और नीचे लिखा है √5 - 2। हमें तो इतना पता है कि सर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कि सर नीचे माइनस है तो हम लोग प्लस से गुणा करेंगे। √5 + 2 और √5 + 2। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग गुणा करेंगे बच्चे। कैसे करेंगे गुणा? ध्यान से देखना कि सर नीचे तो बन गया a - b गुणा a + b, यानी कि सर नीचे तो कितना आ जाएगा a² यानी कि √5 का स्क्वायर -b², यानी कि 2 का स्क्वायर। बच्चे ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में कुछ भी नंबर है, ये मान लेते हैं x है। बच्चे x की गुणा किस में हो रही है? x में हो रही है, तो आप लोग जानते हैं सर x² आएगा, यानी कि सर √5 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे। नीचे तो कितना आ जाएगा सर? 5 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 बचेगा। और ऊपर कितना बचेगा? √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +2 इंटू √5 × 2। बच्चे √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4√5। बच्चे आंसर कितना आ गया सर? 9। इन दोनों को जोड़ा तो 9 + 4√5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। भाई बाकी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब ये पता नहीं कि आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सारी चीजें सुनते रहते हैं, या फिर आप सुनने के साथ साथ में समझते रहते हैं पर आप रिस्पॉन्स नहीं करते। कुछ भी वजह हो सकती है, पर सारी बात ये है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, चलिए तो अब क्या किया जाए बताइए? अब हमें कैसे पता लगा करेगा कि आपको समझ में आती है चीजें नहीं आती है? आप लोग रिस्पॉन्स तो कर ही नहीं रहे होते हो। बोलिए बच्चे। चलिए सर अब कोई नहीं, से दूसरे। अटेम्प्ट होगा, कर देंगे रिस्पॉन्स। अब देखिए एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है, सिलेबस हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। मेन चीजें तो हमारी यहाँ से शुरू होती है, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। तो आपने एक ग्राउंड बना लिया, ये रहा ग्राउंड। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास में ग्राउंड है और इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है। आपने इसके ऊपर एक टावर बना लिया कि सर टावर ये है। ठीक है, चले तो लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट के टावर से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। यानी कि सर फुट का टावर कहाँ? सॉरी, जो टावर है सर इसका फुट कहाँ है? सर इसका फुट तो ये रहा, और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए टावर का फुट है बच्चे, इस पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर आपने यहाँ से बच्चे 15 मीटर की दूरी चली, ये चल दिया आप 15 मीटर दूरी यहाँ से, और 15 मीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट मिल गया, ये रहा। ठीक है बच्चे, 15 मीटर की दूरी पर क्या मिल गया आपको? एक पॉइंट मिल गया, ये रहा, जो कि यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया 15 मीटर। चलिए अब कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ द टावर का? सर ये रहा टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितना हो गया हमारे पास में कि बच्चे ये एंगल हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक है, पूछा गया आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि आप टावर की हाइट बताइए कितनी होगी। क्या पूछा गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आप टावर की हाइट बताइए कितनी है। बच्चे डायग्राम में हाइट ऑफ द टावर कहाँ पर है? आपने कहा सर डायग्राम में, तो हाइट ऑफ द टावर ये, ठीक है, ये आपसे पूछी गई।
बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर, हो गया आंसर। आपको क्या क्या चीजें पता है? आप कहोगे सर एक तो हमें ये एंगल पता है कि सर ये एंगल यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इसको हमने मान लिया सी है। ठीक है बच्चे, ए और बी के बीच की दूरी है 15 मीटर। बोलिए बच्चे, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? सर ए और बी के बीच की दूरी है 15 मीटर, ये रही। ठीक है सर, हमें हाइट निकालनी है, ये रहा। और सर हमें पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री। कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन? सर एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दे रखा है, सर ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप कहोगे सर अगर ट्रायंगल ए बी सी को देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सर एंगल भी तो 90 डिग्री मान लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी पोल्स हैं, ट्रीज हैं, टावर्स हैं, ये सभी वर्टिकली खड़े होते हैं ग्राउंड के साथ में। तो सर अगर देखा जाए ये वाला चीज, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो सर एंगल ए के लिए ये सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? सर ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और एंगल ए को बनाने वाली साइड क्या कहलाएगी? सर बेस कहलाएगी। यानी कि सर हमें बेस पता है और हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो सर बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देखा जाए पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि सर बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन तो tan में होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं tan ए, यानी कि जिस एंगल ए की बात कर रहे हैं सर ये कितना होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि सर BC अपॉन बेस, यानी कि AB। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये होगा। सभी की वैल्यू पुट कर दो। सर ए कितना है हमारे पास में? 60 डिग्री, यानी कि सर tan 60 डिग्री बराबर बच्चे BC की वैल्यू हमने h हाइट मान ली है, AB हमें 15 मीटर दे रखा है। tan 60 कितना होता है? सर tan 60 होता है हमारे पास में √3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो सर tan 60 होता है √3 बराबर h अपॉन 15। बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? सर h की वैल्यू आ गई है 15√3 मीटर। बोलिए h की वैल्यू कितनी आ गई है? 15√3 मीटर। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर या फिर किसी को कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा, फिर देखना होगा कि जो चीज हमसे पूछी गई है, जो चीज हमें पता है उनके बीच में किस चीज के अंदर रिलेशन होता है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में जरूरी नहीं कि आप लोग इसको टेन से ही करें। आप लोग जानते हैं कि सर पी और बी के अंदर रिलेशन टेन का तो होता ही होता है, लेकिन पर पी और बी के अंदर जो रिलेशन होता है सर वो कोट में भी होता है। किसमें भी होता है? कोट में भी होता है। आप कोट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे कोट से भी सॉल्व कर सकते हैं। बोले क्लियर? बोले बच्चे, इतना क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो बच्चे नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली। सर एक ट्री, हाँ बच्चे? सर वो एक बच्चे को समझ नहीं आया, वो चैट सेक्शन में लिख रहे हैं। अब यही तो दिक्कत होती है कि आप लोग चैट सेक्शन में लिखते हो कि नहीं समझ में आया है, लेकिन पर आप लोग माइक ओपन करके नहीं बोलते हो कि माइक ओपन। अब बच्चे माइक ओपन कीजिए जरा राहुल सिंह के नाम से। आप हमें ये भी बताइए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई थी, जल्दी से। तभी तो पता लगेगा ना कि क्या चीज नहीं समझ में आई। क्या आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो? 1060 बच्चे, ये तो किसी को भी, अब तो ये तो वो वाली बात हो गई। देखो 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, ये रहा। क्या दिया गया है? टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि बच्चे अगर मान लीजिए टावर है, इस टावर को, और ये एक ग्राउंड भी होगा जहां पर ये खड़ा होगा टावर। मान लीजिए ये इस ग्राउंड पर खड़ा है टावर, इस ग्राउंड पर टावर के फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यानी कि फुट ऑफ द टावर ये रहा। सर यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाओगे? टॉप ऑफ द टावर का, कि आप इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को अगर देख रहे हो तो बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे ही बनेगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है? 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितनी दूरी पर था ये पॉइंट? ये पॉइंट 15 मीटर की दूरी पर था बेस से, यानी कि फुट ऑफ द टावर से। अब आप बताइए हाइट कितनी होगी टावर की? ये डायग्राम था। सर बहुत ही आसान है,
हमें 3 चीजें पता है। कौन कौन सी पता है? कि सर ये तो h है, सर ये 15 है और ये 60 डिग्री है। भाई अगर देखा जाए इस एंगल के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया था परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, यानी कि इस 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब आप जानते हैं सर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस में होता है? tan में। आपने लिख दिया कि सर जो tan 60 डिग्री है वो h/15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर tan जो होता है आपको पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बच्चे इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? सर ये रहा परपेंडिकुलर और बेस ये रहा। आपने लिख दिया सर tan 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 रखा, परपेंडिकुलर की जगह h लिखा, बेस की जगह 15 लिखा। tan 60 डिग्री आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है जिसके अंदर वैल्यूज पुट होती है कि सर sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये सारी वैल्यूज होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 हो गई। और ये कितनी हो गई बच्चे? h/15 हो गई। ये वैल्यू कितनी आ गई सर h की? सर h की वैल्यू आ गई है 15√3। कितनी आ गई है? 15√3। बोलिए अब क्लियर हुआ? बोलिए बच्चे अभी क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखिए ये रहा, अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, यानी कि एक ट्री है जो कि वर्टिकली यानी कि सीधा खड़ा हुआ है। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, आगे क्या लिखा हुआ है? द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर, और ट्री की जो हाइट है वो कितनी है? 60 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। डायग्राम बनाएंगे पहले कि सर एक तो हमारे पास में बेस है यानी कि ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है सीधा वर्टिकली, ये रहा। ठीक है सर, अब कहा गया है कि अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, द हाइट ऑफ द ट्री 60 मीटर। लिख दीजिए सर इस ट्री की जो हाइट है वो 60 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 60 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, यानी कि इस टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है टॉप ऑफ द ट्री का? सर वो 45 डिग्री दे रखा है। ये रहा 45 डिग्री। आपने बना दिया कि सर ये एंगल कितना दे रखा है हम लोगों को? सर ये एंगल हम लोगों को दे रखा है 45 डिग्री। आपने नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से ट्री तक के बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। ये आपसे कहा गया है। तो मान लेते हैं दूरी कितनी हो गई? मान लेते हैं बच्चे दूरी कितनी हो गई है? x हो गई है। कितनी हो गई है? x हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं दूरी कितनी है? x। अब आप खुद देख सकते हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में सर इस 45 डिग्री के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और इस 45 डिग्री को बनाने वाली साइड बेस कहलाएगी। सर फिर से हमें tan 45 लगाना पड़ेगा। इस सब जो tan 45 डिग्री हो गया सर वो कितना हो गया? tan का मतलब होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर tan A परपेंडिकुलर यानी कि सर BC अपॉन बेस यानी कि AB। बच्चे tan A की जगह 45 डिग्री रख दिया बराबर। बच्चे BC का मतलब कितना हो गया? h यानी कि 60 मीटर, और AB का मतलब x आपको निकालना है। बच्चे tan 45 का मान 1 होता है टेबल से, यानी कि सर 1 बराबर 60/x। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। बच्चे मीटर में था, ये भी मीटर हो गया, यानी कि जो पेड़ है वो उस पॉइंट से 60 मीटर की दूरी पर है। बोले क्लियर? यस सर, आंसर भी आ गया। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।